Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. गाइज लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि कायिक प्रवर्धन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जो पौधे के भाग होते हैं जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, इनके द्वारा अगर स्वतः एक नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जबकि अगर मनुष्यों के द्वारा पौधे के भाग जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको यह भी बता दिया था कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन तीन प्रकार के होते हैं। कलम, जिसे हम कटिंग के नाम से जानते हैं, और पर्तन, जिसे हम लेयरिंग के नाम से जानते हैं, और रोपण, जिसे हम ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि कलम क्या है। मान लीजिए कि कोई पौधा है, आप उस पौधे के तना को काट कर आप उसे एक नए गमले में लगा देते हैं और उस गमले में लगाने के बाद एक नया पौधा बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कलम। जैसे कि गुलाब का पौधा है, आप उसकी टहनी को तोड़कर किसी गमले में रख देते हैं, तो रखने के बाद अगर नया पौधा बन जाता है तो यह पूरा प्रोसेस, यह पूरा प्रक्रिया कलम कहलाता है, यानी कि कटिंग करना। अब हम समझते हैं पर्तन क्या है। मान लीजिए कि कोई वृक्ष है और उस वृक्ष की एक टहनी, जिसे हम तना भी कह सकते हैं, अगर जमीन पे गिर गया है और जमीन पर गिरने के बाद यदि हम उस तने को मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय बाद, या कह सकते हैं कुछ समय अंतराल के बाद, उस तने से वृक्ष का जो जड़ होता है वह निकलना स्टार्ट हो जाता है और वह तना अपने मूल वृक्ष से अलग हो जाता है और फिर एक नया वृक्ष बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पर्तन, यानी कि लेयरिंग करना। अब समझते हैं रोपण क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि दो पौधा हैं और उन दोनों पौधों में से एक का जड़ वाला भाग और दूसरे का टहनी वाला भाग यानी कि तना, इन दोनों को आपस में जोड़कर और लैब में एक नया पौधा तैयार कर लिया जाए तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हम रोपण, यानी कि ग्राफ्टिंग करना। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मोनोकार्पिक पौधा क्या होते हैं और पॉलीकार्पिक पौधा क्या होते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। मोनोकार्पिक प्लांट, दोस्तों हिंदी में भी हम इसे मोनोकार्पिक प्लांट के नाम से जानते हैं। मोनोकार्पिक पौधा। समझते हैं दोस्तों, पहले हम, यदि कोई पौधा या वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देकर मर जाए तो वैसे वृक्ष या पौधे क्या कहलाएंगे? मोनोकार्पिक पौधा। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, यदि कोई पौधा या वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देकर मर जाए तो वह पौधा क्या कहलाएगा? मोनोकार्पिक पौधा। जैसे कि गेहूं का फसल हो गया, धान का फसल हो गया, बांस हो गया,
यह अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फल और फूल देते हैं, उसके बाद डेड कर जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट यानी कि पौधा। समझिएगा दोस्तों, यदि कोई पौधा अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देकर मर जाए, मोनोकार्पिक पौधा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, धान की फसल या धान कह सकते हैं, गेहूं कह सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों बांस कह सकते हैं। यह जो पौधा होता है अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देता है। अब समझते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोनोकार्पिक पौधा, सॉरी दोस्तों, पॉलीकार्पिक पौधा। क्योंकि मोनोकार्पिक तो मैंने आपको बता ही दिया, पॉलीकार्पिक प्लांट यानी कि पॉलीकार्पिक पौधा। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक ही नाम है, यानी कि वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में जीवन काल में एक विशिष्ट मौसम में फल और फूल देते हैं और इसके बाद नहीं मरते हैं, पॉलीकार्पिक पौधा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पॉलीकार्पिक पौधा कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉलीकार्पिक प्लांट यानी कि पॉलीकार्पिक पौधा। देखिए दोस्तों, वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में एक विशिष्ट मौसम में फूल और फल देते हैं और इसके बाद नहीं मरते हैं, तो यह पौधा क्या कहलाएगा? पॉलीकार्पिक प्लांट। जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, यह सब पौधे क्या कहलाएंगे? पॉलीकार्पिक, क्योंकि यह एक विशिष्ट मौसम में अपना फूल और फल देते हैं और इसी प्रकार जारी रहता है, यानी कि यह
फूल और फल देने के बाद मरते नहीं हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो कह सकते हैं आम, लीची इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके बाद आने वाले जो भी टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ खास क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन ऐसा पुष्प है जो 12 साल में एक ही बार पुष्प देता है या पुष्प उत्पन्न होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी यह मात्र एक ऐसा पुष्प है जो कह सकते हैं 12 साल में एक बार पुष्प उत्पन्न होता है, यानी कि 12 साल में इसका पुष्प खिलता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमंस के बारे में। आइए समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन में एक मेल के अंदर स्पर्म पाया जाता है और फीमेल के अंदर ओवम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेल के अंदर 23, यानी कि मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसमें 23 होते हैं क्रोमोजोम। उसमें 23 क्या होते हैं दोस्तों? क्रोमोजोम। मेल, इसके अंदर 23 क्या होंगे? क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र। दोस्तों क्रोमोजोम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और फीमेल में, यानी फीमेल के ओवम में, ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे लिख रहे हैं हम, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। मेल, फीमेल। दोस्तों मेल के स्पर्म में 23 क्या होते हैं? क्रोमोजोम, और फीमेल के ओवम में भी 23 होते हैं क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, यह स्पर्म और ओवम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पर्म और ओवम, यह दोनों फीमेल के बॉडी में, यानी कि स्पर्म और ओवम फीमेल के बॉडी में
फैलोपियन ट्यूब में जाकर फैलोपियन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डिंबवाहिनी नली। डिंबवाहिनी नली यानी कि स्पर्म और ओवम फीमेल की बॉडी में जाकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेट होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, निषेचन। निषेचन होने के बाद यह जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट के बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आफ्टर 9 मंथ यह जो है एक पूर्ण ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी कि एक बेबी का रूप धारण कर लेता है। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, ह्यूमन मेल की बॉडी में स्पर्म पाया जाता है, जिसमें 23 क्या होते हैं, क्रोमोसोम। और ह्यूमन फीमेल की बॉडी में ओवम पाया जाता है, जिसमें 23 क्या होते हैं, क्रोमोसोम। स्पर्म और ओवम फीमेल की बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में यानी कि डिंबवाहिनी नली में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इनका निषेचन होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन होने के बाद यह युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि जाइगोट का। यह युग्मनज जो है इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 46। और यही युग्मनज 9 मंथ के बाद जो है एक बेबी का रूप धारण कर लेता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युग्मनज जो है एक प्रकार से कोशिका है जिनमें डिवीजन होता है, यानी कि 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए। तो इसी प्रकार से डिवीजन होते होते आफ्टर जाके या बेबी का रूप धारण कर लेते हैं। आगे समझ में दोस्तों, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपसे कहा कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या कहलाता है, निषेचन। तो कई बार इसका डिफिनेशन पूछ लेता है, तो हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। दोस्तों फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में फर्टिलाइजेशन ना देकर केवल सिनगैमी पूछ देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके बाद अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिनगैमी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं निषेचन, यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं।
दोस्तों आप लोग इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।